तन सिंह जी के विचारों को लेकर बहुत सारी संग्रह है, किताबें हैं और बहुत कुछ सिखाया भी जा रहा है। एक अलग तरह का व्यक्तित्व उनका रहा। क्या लगता है किस तरह से वो कौन से ऐसे प्रसंग होंगे उनके जीवन से जुड़े हुए जो पूरी उनकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट रहे? पहली बात तो यह है कि बहुत ही साधारण घर में उनका जन्म हुआ। बाड़मेर जिले के रामदेरिया गांव के ठाकुर बलवंत सिंह जी के घर पर उनकी माताजी का नाम मोती कंवर जी था और लेट एज में शादी हुई पिताजी की। तो थोड़े दिनों बाद ही पिताजी शांत हो गए, तो विकट परिस्थितियां आ गई। विकट परिस्थितियों में दूसरा कोई साथ नहीं देता है, तो माताजी ने ही साथ दिया और माताजी का कहना जीवन भर उन्होंने माना। मैं सोचता हूँ उनका सबसे बड़ा गुण था वो ये है कि माता की आज्ञा का पालन करना। बाड़मेर में पढ़ाई करके फिर चौपासनी स्कूल जोधपुर में गए, फिर पिलानी में गए। पिलाड़ी में जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें उनमें उभर करके आई कि हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, मैं तो गरीब हूँ ही हूँ, लेकिन मेरे साथी भी गरीब है, उनकी सहायता मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे दुर्लभ जन ही होते हैं जो खुद संकट में हो और दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करते हों। ये गुण उनके जीवन भर साथ में रहे। पिलानी से करके फिर वो स्नातक हो गए तो नागपुर में कानून की पढ़ाई करने के लिए गए। वहाँ दूसरी समानांतर संस्था, उस समय आरएसएस चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी। उन्होंने सोचा हम जो मीटिंग करते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। वो उनको अंतर लगा कि हमारे नियमितता नहीं है, साल में एक बार प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन इनके यहाँ ये नियमितता है। नियमितता और निरंतरता के बिना संस्कारों का निर्माण नहीं हो सकता, यही वो चाहते थे। और अपने साथियों को, फिर जयपुर में रहने वाले साथियों को पत्र लिखे, अनेकों लोगों को, कि मैं इस प्रकार की प्रणाली से क्षत्रिय युवक संघ की पुनर्स्थापना करना चाहता हूँ। फिर जयपुर में मल्सीसर हाउस में मीटिंग बुला करके अभी जो वर्तमान पद्धति से क्षत्रिय युवक संघ चल रहा है उसकी स्थापना की। और सब लोग जो सहमत हो गए, ज़्यादातर, थोड़े ही लोग थे, 19-20 लोग ही थे। और उसके तुरंत बाद तो एक्शन में ही आ गए। 1944 में ही तन सिंह जी के विचार में विचार आ गए थे दिवाली के दिन ही, कि जब वो दिवाली चल रही थी, दीपक जल रहे थे, तो उनके मन में विचार आए, खो गए वो, कि इस जो दिवाली के जो दीपक है थोड़ी देर में बुझ जाएंगे। इसी तरह से हमारे भारतवर्ष का भाग्य क्या होगा। आज़ाद नहीं हुआ था 44 में, तो उस समय कैसे लोगों का संस्कारों का निर्माण करना चाहिए, युवकों का करना चाहिए। और फिर गांव-गांव में उधर दौरे किए। इसके बाद में फिर वहाँ गए हैं नागपुर में, तो वहाँ से सारी बातें सहमत हो जाने के बाद में, लेकिन उनमें आरएसएस और क्षत्रिय युवक संघ में जो अंतर है, ये क्षात्र धर्म की बात करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार आदि धर्म है। जो हमने सीखा है यहाँ, तन सिंह जी ने भी यही बताई है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, इस जीवन का उद्देश्य क्षत्रिय होने के नाते क्षात्र धर्म का पालन करना, जिसका प्रतीक हम मानते हैं केसरिया ध्वज को। जो आंदोलन हुआ था, भूस्वामी आंदोलन, जिसने उनको ख्याति दिलाई, लेकिन उससे पहले की एक घटना आती है कि मारवाड़ सभा में उनको बुलाया गया था और उनका, वो एक सामान्य राजपूत परिवार से थे, वहाँ सारे सामंत जागीरदार थे, उनके बीच में उन्होंने अपनी बात रखी। तो वो किस तरह का प्रसंग था? ये 1945 के आसपास की बात है। 46 का संघ नहीं बना था, तब इसके अधिवेशन हुए 2 बार। एक जोधपुर में अधिवेशन हुआ
जिसके अध्यक्ष थे आईवान सिंह जी, खाली एक दिन का, और तन सिंह जी थे उसके सेक्रेटरी। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब तन सिंह जी बोलने के लिए खड़े हुए तो किसी ने जाकर के माइक पकड़ लिया। तो इस प्रकार, और वो ही माइक पकड़ने वाले एक दिन कहते हैं 50 साल बाद कि आज कोई राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में कोई काम करने वाली संस्था है तो यही एक है। इनके कहने से कितने ही लोग उनसे प्रभावित होते हैं, बाकी कोई ऐसी संस्था नहीं है। ये 1945 के आसपास की बात है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि तन सिंह जी और आयुवान सिंह जी को लेकर बातें आती हैं, दोनों के भिन्न विचार रहे, लक्ष्य एक रहा। 54 से 59 तक तन सिंह जी ने आईवान सिंह जी को देख लिया कि इस आदमी को बोलने की शक्ति बड़ी अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, विद्वान है, इसको अवसर दिया जाना चाहिए। तो उनको अवसर दिया और 5 साल तक ठीक चला। बाद में उनकी थोड़ी दूरियां आई, वो ये आई कि वो उस समय स्वतंत्र पार्टी का बनी नहीं थी, लेकिन उनका संपर्क उनसे हो गया था। महारानी गायत्री देवी से, राजाओं महाराजाओं के साथ में वो ज़्यादा रहते थे। तो उस समय वो जो राजनीति की ओर झुकाव था उसको तन सिंह जी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने आखिर में बहुत दिनों बाद में ये कहा, कुछ लोगों ने समझौता कराने की भी कोशिश की, और मैं संयोग से दिल्ली में था उस समय, तो चुपके से एक पर्दे के पीछे सुन रहा था। तो सुना ये कि उन्होंने कहा कि बहुत लेट हो गए हैं और मैं राजनीति के बिना रह नहीं सकते और आप संघ के बिना रह नहीं सकते, हम काम तो एक ही कर रहे हैं, क्या चिंता है। और इस तरह से किसी प्रकार का भेदभाव रखे बिना वो काम चलता रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन जब बने तन सिंह जी, तो एक संयोग था, राम राज्य परिषद की सीटें विपक्षी पार्टी वो बनी, तो एक छोटे से गांव से निकलकर आर्थिक अभावों से पल बढ़कर जो व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या सामाजिक संदेश उस समय गया? उनको तो टिकट भी नहीं दे रहे थे। बड़े बड़े जो ठाकुर साहब थे ना, कि इस गरीब राजपूत को क्या टिकट देंगे, इसके पास तो साइकिल भी नहीं है, हम बैठे हैं, हमारी ओर क्यों नहीं देखते। तो उस समय हरवंश सिंह जी के माता जी, जो जिनको राजदादी मदन कंवर जी थे, राजमाता जी, उस समय राजमाता थे, तो उस समय वो पर्दे के पीछे रह कर के बात करते थे। तो महाराजा साहब ने उनको जाकर के कहा अपनी माता जी को कि ये मेरा आदमी है। नहीं, पहले नहीं कहा, वहाँ लोगों ने विरोध किया। तब माता जी ने हरवंश सिंह जी को बुला करके कहा कि ये बात है, इनको टिकट कैसे देंगे। तब उन्होंने खुले में घोषणा की कि ये मेरा आदमी है, जहाँ ये खड़ा हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा कि मैं ही खड़ा हो रहा हूँ। फिर बाड़मेर में जाकर के इसी तरह का भाषण दिया और विजयी हुए। एक तरह से कहा जाए तो एक लकीर जो खींची उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ का निर्माण करके, आज आप पूरे संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आपको लेकर भी जानना है कि आप कैसे जुड़े। मैं 1961 तक जानता भी नहीं था, आप लोग तो बहुत पुराने हैं। मैं जब चूरू पढ़ने गया तो वहाँ शाखा लगती थी, मुझे वहाँ शाखा में ले गए। मैं जाना नहीं चाहता था कि शाखा वाखा, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो बुला चपड़ा के ले गया। और पहले ही दिन में जो हमारे शिक्षक थे उनकी बात हमको अच्छी लगी, और थोड़े दिनों बाद में एक शिविर लगा रतनगढ़, हम थे चूरू में। तो उस शिविर में जब हम गए तो संयोग ऐसा रहा कि मैं तन सिंह जी को देख करके अभिभूत हो गया। मैं उनको ही देखता रहता था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे जीवन का उद्धार करने वाले, मैं जानता नहीं उद्धार क्या होता है, यही हैं। और इससे सन 61 में मैं उनसे जुड़ा। फिर उन्होंने मुझे संभाल लिया, फिर जयपुर ले आए, जयपुर में शाखा का शिक्षण प्रमुख बना दिया। फिर थोड़े दिनों बाद में दिल्ली बुला लिया, स्वास्थ्य खराब रहता था तो वहाँ आ जाओ।
और वहाँ से फिर संपर्क बढ़ता ही गया। इसके बाद में ताजिंदगी साथ रहे। क्षत्रिय युवक संघ का गणवेश, ध्वज, पूरा जो कार्य पद्धति वो कैसे प्रभाव में आई, कैसे उसको शुरू किया गया? उसके लिए अध्ययन करना पड़ा, विशेष तौर से ध्वज के बारे में कि ये ध्वज क्या होता है। ध्वज मात्र एक झंडा और एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। उसको जब तक हम किसी का प्रतीक नहीं मानेंगे तो वो हमारा ध्वज का जो बौद्धिक दिया जाता है वो है हमारा प्रतीक और केसरिया ध्वज। तो प्रतीक है वो हमारे क्षात्र धर्म का, इसलिए उसकी ओर देख करके हम निहार करके बड़े खुश होते हैं। सभी लोग सुबह से हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि वो 9,000 रुपये में चुनाव लड़ लिया था। हाँ, 9,000 का मुझे ध्यान नहीं है, शायद 9,000 में पहला चुनाव लड़ा, दूसरा लड़ा, लेकिन एक चुनाव में मैं भी साक्षी था। 1977 का चुनाव बिना पैसे चुनाव लड़ा, क्योंकि उस समय एक माहौल आता था, इमरजेंसी का समय था और इंदिरा गांधी के सब विरुद्ध थे, उस शासन से मुक्ति चाहते थे। लोगों ने, किसी ने कारें दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने पैसा भी दिया। तो पैसा तो वो लेते नहीं थे, तेल भराना किसी को हो तो भरा दो। लेकिन एक अजीब बात थी कि बाड़मेर में जाकर के भी कई बार वो चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे कि मुझे देखना है कि भगवती ने मुझे खड़ा किया है तो मैं जीतता हूँ कि नहीं, उसके बिना जीत सकता हूँ क्या? तो वो ही जिताएगी। और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस समय हम वहाँ सैकड़ों लोग थे। उस दिन उन्होंने कहा दाढ़ियाँ बनाओ, साफे बांधो और स्वागत करो, जीत हमारी होगी। और सबसे पहले रिजल्ट आने वालों में उनका नाम था। कई बातें आती है उनके जीवन से जुड़ी हुई, तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो वो सीख दे के गए हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी, खुद की डायरी भी लिखी, कविताएं भी वो लिखी उन्होंने। कई जगह पे जिक्र आता है राष्ट्रवाद का, स्वाभिमान का। तो क्या उन विचारों को हम जो आज कई राजनीतिक दल बात करते हैं उनसे अलग माने, या वही विचार जो तन सिंह जी के हैं उसको अलग तरीके से देखें? नहीं, क्षत्रिय युवक संघ उनके ही मार्ग पर चल रहा है। तन सिंह जी खुद राजनीति में थे और कभी राजनीति में लिप्त नहीं थे। ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल है, इसलिए हम राजनीति में जाते नहीं हैं, लेकिन राजनीति से दूर भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़माना है उसके बिना आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है, हर समाज की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको भी पड़ती है। तो राजनीतिक हम तो ऐसा सोचते हैं, विचार कर रखा है कि हम में से कोई किसी क्षत्रिय युवक संघ का किसी सहयोगी पद पर है, वो यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले इस्तीफा दो। ये मन में ही आ गई है तो फिर अपने संघ के लोग भी उसमें जुटेंगे, काम नहीं करेंगे या काम करेंगे। अब चारों तरफ पूरा प्रसार हो चुका है युवक संघ का, कई जगह पर शाखाएं लगती हैं, राजस्थान से बाहर भी कई जगह कार्यक्रम होते हैं। स्वयंसेवकों की संख्या का किस तरह का आकलन किया जाए, क्या माने? स्वयंसेवकों को हम तो ऐसा मानते हैं कि जो शाखा में आ गया वो स्वयंसेवक ही है, नो रजिस्ट्रेशन। और जो शिविर में आ गया उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करते हैं, नाम लिखते हैं, तब इतने नंबर का ये स्वयंसेवक है। वो बार बार आता है तो वही नंबर रहेगा उसका। वो लाखों में है, वो रिकॉर्ड अलग रखने वाले लोग हैं। तो कितने लाख है ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये आपको और बता दूं कि किसी भी संस्था में सभी स्वयंसेवक अंत तक साथ देने वाले नहीं होते। अंत तक साथ देने वाले तो सैकड़ों लोग ही हैं, जो हर संस्था में इतने ही होते हैं, बाकी विचलित हो जाते हैं। तो विचलित न हो इस प्रकार के बहुत कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन संसार का वातावरण इतना विषैला है कि यह कामनाओं में, वासनाओं में फंस करके लोग उधर चले जाते हैं। तो बहुत थोड़े लोग हैं, मैं ऐसा कहता हूँ। आज के दौर में कितना प्रासंगिक माने क्षत्रिय युवक संघ को? तन सिंह जी ने तो सालों पहले शुरू किया था, आज के दौर में कितना प्रासंगिक माने? लोग सवाल खड़े भी करते हैं कि पुराने राज धर्म की बातें होती है, उस परंपरा को लाने की भी बात होती है। नहीं, हम कोई 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहे हैं या 14वीं की बात नहीं कर रहे हैं। उन पूर्वजों को तो हम याद करते हैं,
लेकिन याद करने से तो काम नहीं होगा, वैसा जीवन हमारा नहीं होगा तो उनकी स्मृति हमारे में शंख नहीं फूंक सकती। लेकिन उनकी स्मृति से जो प्रेरणा मिलती है त्याग की, बलिदान की, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राजाओं ने ये किया, कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय राजाओं ने ऐसा किया। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्षत्रिय हिंदू ही हैं। हिंदू शब्द भी बहुत बाद में आया, पहले हिंदू शब्द भी नहीं था। तो जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र समाज से भिन्न नहीं है। नीति शास्त्र कहता है कि अपने परिवार के लिए अपना हित छोड़ दो और गांव के हित के लिए परिवार का हित छोड़ दो, समाज के हित के लिए गांव का हित छोड़ दो और राष्ट्र के हित के लिए सारे हित छोड़ दो। और ईश्वर का यदि आपका लक्ष्य है तो फिर राष्ट्र भी गायब है, नहीं तो वो यहीं रहेगा, आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महावीर सिंह जी सरवड़ी जी हमारे साथ हैं। तन सिंह जी का वो दौर था जब कहा जा सकता है भूस्वामी आंदोलन हुआ और प्रधानमंत्री नेहरू से जब बातचीत हुई तो उस दल में भी आप शामिल थे। तो किस तरह का वो घटनाक्रम रहा? भूस्वामी आंदोलन जो है वो उस समय की आवश्यकता बन गई थी, क्योंकि जो जागीर अधिग्रहण हुआ उसमें ऐसे अनेक परिवार हो गए जिनके पास कुछ बचा ही नहीं, ज़मीन भी नहीं बची, सब कुछ हो गया, सब चला गया। ऐसी स्थिति में जैसे वो सड़क पे आ गए हों, तब ये आवश्यक समझा गया कि भूस्वामी का आंदोलन किया जाना चाहिए। आंदोलन हुआ, आंदोलन बहुत बढ़िया हुआ। राजस्थान में अधिकतर जेलें भर गई और मोहनलाल सुखाड़िया उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने समझौता भी किया, लेकिन समझौता करके आंदोलन जब समाप्त हो गया तो उसका पालन नहीं किया, तब पुनः शुरू करना पड़ा। और जब पुनः आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद में कुछ लोगों ने बीच में पड़ के प्रधानमंत्री जी के पास बात करने का रास्ता निकाला और वहाँ ले गए और वहाँ जाके बात की। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि भाई एक तो जो मुआवजा राशि दी जा रही है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई, दूसरा जो अब लैंडलेस हैं उनको ज़मीन दी जाएगी कैनाल पे। राजस्थान कैनाल उस समय आ रही थी, तो वो जाके फैसला हुआ। तो वो परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें ये आंदोलन के तहत ये काम करना पड़ा। समाज में दूसरे कोई ऐसा संगठन नहीं था जो इस आंदोलन को करे, या मन में तो हर एक की आती होगी, लेकिन जो उसको ऑर्गेनाइज कर सके ऐसा कोई संगठन नहीं था। उसमें किन किन लोगों की प्रमुख भूमिका रही उस दौर में? उसमें तन सिंह जी के प्रमुख सहयोगी रहे। मुख्य रूप से तो उसमें क्षत्रियुक्षण का सारा रहा योगदान। क्षत्रियुक्षण के स्वयंसेवक ही घर घर जाते थे, गाँव में जाते थे, लेकिन आईवान सिंह जी जो कि उस समय संघ प्रमुख भी थे, और आईवान सिंह जी का ही ये आइडिया था कि हमको भूस्वामी आंदोलन करना चाहिए, और ठाकुर साहब दांता मदन सिंह जी उनको भी साथ में लिया गया। फिर उनको आंदोलन में मुख्य भूमिका दी गई। दूसरे ठिकानों में भी कई ठिकाने ऐसे थे जो आए, ठाकुर लोग आए, साथ दिया, लेकिन कोई थोड़े समय के आता, कोई रुक जाता, इस तरह से चलता रहा। ये जो बात है तन सिंह जी के जीवन की, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैंने कुछ किताबें पढ़ी तब सामने आई कि अपने जीवन कालखंड में उन्होंने व्यवसाय भी किया। बाद में एक दौर आया जब उन्होंने खूब बिजनेस किया। उनको ये लगा कि समाज के लोगों को रोजगार के प्रति ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय किया, जैसे अभी आपको बताया गया था, गरीब परिवार से थे, वकालत की सुरूर। इस बीच ये 52 का चुनाव आ गया, चुनाव में चले गए, तो जो घर पे कोई व्यवस्था करके कोई उपार्जन का अन्य कोई स्रोत होना चाहिए वो कुछ था नहीं। मामूली खेती थी जो उनकी माताजी देखा करती थी। तो ऐसी स्थिति में जब अब समाज की भी ऐसी स्थिति थी, उनकी खुद की भी ऐसी स्थिति थी, तब ये विचार ज़रूर आया कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, और उन्होंने वो व्यापार शुरू किया। उस व्यापार की खासियत ये थी कि जितने भी सहयोगी काम कर रहे थे साथ में, उनमें तन सिंह जी में कोई फ़र्क नहीं था। तन सिंह जी को वही तनख्वाह मिलती थी जो बाकी सबको मिलती थी। खास तौर से क्षत्रिय धर्म में शस्त्र की बात होती है,
लेकिन मुझे ध्यान है कि जब वो गए थे मारवाड़ सभा के अंदर, तब कई लोगों ने कहा कि न बंगला है, न मोटर है, न इनके पास शस्त्र है, क्या संगठन चलाएंगे। वो जो शस्त्र की बात है वो आज तो इस युग के अनुकूल ही नहीं है। आज कोई बंदूक तो तलवारें थोड़ी चल रही है। आज का तो सबसे बड़ा शस्त्र है विचार, और शस्त्र की बजाय शास्त्र की जरूरत है आज। एक बाद में आगे चलकर क्षत्रिय युवक संघ से ही प्रताप फाउंडेशन बना, छात्र पुरुषार्थ संगठन बना, तो वो किन उद्देश्यों के साथ बनाया गया? प्रताप फाउंडेशन बना कि हमारे समाज के लोगों की जो खासकर राजनीति में थे, उनकी ये शिकायत थी कि हमारे समाज के लोग वोट डालना नहीं जानते। तो इनमें कम से कम एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए, जागृति आनी चाहिए कि वोट का कितना महत्व है। और ऐसी अगर आएगी तो उन राजनीतिकों का कहना ये था कि हमको भी फायदा होगा, और हम ऐसा कर नहीं सकते। आप समाज के लोगों को समझाएंगे, आपका तो समाज का काम है, तो समाज के लोगों को समझाएंगे, आपके कहने से लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तब वो जाके प्रताप फाउंडेशन बना। वो अब आपके क्षत्रिय युवक संघ को राजेंद्र राठौड़ भी फॉलो करते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी फॉलो करते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास से फॉलो करते हैं, तो कैसे उसको अलग अलग विचारों के नेता हैं सब? ये अलग अलग विचारों के हैं और फिर भी एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं और हमारे पास जुड़ते हैं। वो इसीलिए जुड़ते हैं कि हमने सिखाया यही है उनको। अब कई बार ये बात आती है सामने कि आरएसएस से मिलता है पूरा तौर तरीके, क्षत्रिय युवक संघ के पूरा जो ओटीसी लगता है वो भी वैसा ही समकक्ष रहता है। तो क्या आप मानते हैं कि संघ जो है वो आरएसएस से अलग है, आपका संघ अलग है, आरएसएस का संघ अलग है? ये जो दैनिक प्रक्रियाएं और ये शिविर लगाने की प्रक्रिया, उससे लोग ये समझते हैं मिलता है, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से देखें तो आरएसएस से नहीं मिलता। एक जो सिद्धांतों की बात होती है, वो सिद्धांतों को लेकर क्या नई पीढ़ी को आप बताते हैं क्षत्रिय युवक संघ के जरिए? क्षत्रिय युवक संघ के जरिए जो हम पीढ़ियों को नई पीढ़ी को दे रहे हैं वो वही है जो तन सिंह जी देके गए हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि हम क्षात्र धर्म के अनुकूल पहले तो खुद बने। अपने जीवन में भी कई राक्षस बैठे हैं, उनको तो निकालें। वो राक्षस मरेंगे तो दूसरों की बात होगी, और मरते ही मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि एक संगठक शक्ति नहीं होगी। वो संगठन शक्ति को उपार्जित करें ताकि राष्ट्र पे आने वाले जो भी विपदाएं हैं उनको दूर करें, और राष्ट्र में जो अराजकता का कारण है उनको भी दूर करने का प्रयास करें। इसी कारण कई बार ये कहा जाता है कि क्षत्रिय युवक संघ अब पावर सेंटर हो गया। अब हम तो अपने आप को पावर सेंटर नहीं मानते, लोग कहते हैं, तो या तो उनको दिखता होगा कि राजपूत समाज में ऐसा कोई दूसरा नहीं है। ये हीरक जयंती समारोह के बाद ज्यादा चर्चा में हीरक जयंती, अब आप देखिए हीरक जयंती समारोह में भी हमारा क्या योगदान है। 1 महीना 4 दिन पहले तक धारा 144 लगी हुई थी, तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई करेगा। वो धारा हटी तो 3-4 दिन तो हमको ये तय करने में लग गया कि करेंगे नहीं करेंगे, क्या कर पाएंगे। अभी तक कैसा कार्यक्रम कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। और उसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। यहाँ तक कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं हमारे लोग बैठे हैं वहाँ चर्चा चली, अन्य लोगों ने भी चर्चा की उनको देख के। लेकिन ये हम ये मानते हैं हमारे कारण नहीं हुआ, ये उसकी कृपा थी जिसके कारण हुआ। चलिए, हमारी बात हुई भगवान सिंह जी से और महावीर सिंह जी से। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा।